सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा क्रांति। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अनुकूलन। क्रांति के बाद क्या पढ़ेंगे? अनुकूलन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। इसके बाद ये हो जाएगा चैप्टर समाप्त। क्या हो जाएगा? ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस पर करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं। तो कृपया करके धैर्य बनाए रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला टॉपिक क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्रांति के नाम तो बहुत सुने होंगे। 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति हुआ था स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, फिर दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, ये सब क्रांतियाँ हम लोग सुने हैं। ठीक है, और अनेक क्रांतियाँ हुई हैं, मतलब कि जैसे कि दूध बढ़ाने की क्षमता में तो हुआ ही था, अनाज बढ़ाने के लिए क्रांति हुई थी। ठीक है, तो क्रांति मुख्यतः दो तरीके की होती है। एक जो होता है हिंसात्मक होती है। ठीक है, एक हिंसात्मक होती है और क्या होती है, एक होती है अहिंसात्मक। ठीक है, अहिंसात्मक तो हम लोग अभी पढ़ लेंगे। ठीक है इसको। ठीक है, चलिए सुनते हैं। देखिए पढ़ते हैं। क्रांति अचानक होने वाला परिवर्तन है। देखिए ये परिवर्तन क्या होता है? ये निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन वाला नहीं है। ये परिवर्तन क्या है? क्रांति का होता है कैसे? अचानक, जिसमें कोई क्रम नहीं होता, बिल्कुल कोई क्रम नहीं होता। क्रांति परिवर्तन की तीव्रता एक असमिकता को प्रकट करती है। ठीक है, क्या करती है ये तीव्रता इसकी क्या करती है? एक आकस्मिकता। आकस्मिकता मतलब कि इमरजेंसी को प्रकट करती है। किसी भी समाज में असंतोष, शोषण, तनाव, अत्याचार आदि के में वृद्धि होने पर क्रांति जन्म लेती है। ठीक है, देखिए जब किसी भी समाज में असंतोष होगा, शोषण होगा। ठीक है, अंग्रेजों ने हम पे क्या किया था? शोषण किया था। जब शोषण किया था तो क्या हुआ था? हमारे अंदर असंतोष फैला था, हमारे अंदर तनाव आया था। उन्होंने क्या था, क्या किया था? अत्याचार किया था। तो जब ये सब कंडीशन बनेंगे तो क्या होगा? एक जो है क्रांति का जन्म होगा। ठीक है, अच्छा जब हमारे यहाँ भूखमरी आई थी तो भी तो हमारे अंदर असंतोष था, तो भी क्या हुआ? क्रांति का जन्म हुआ, जिसका नाम था क्या? हरित हरित क्रांति। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामाजिक क्रांति निम्न दो प्रकार की हो सकती है। देखिए हम लोग क्रांति तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सामाजिक क्रांति पढ़ रहे हैं। ठीक है, सामाजिक क्रांति तो उसमें क्या है कि दो तरह का हो सकता है, कि हिंसात्मक हो सकता है, एक अहिंसात्मक हो सकता है। हिंसात्मक क्या है? जिसमें हिंसा हो, सीधी सी बात है। हिंसात्मक क्रांति खूनी हो सकती है। ठीक है, जैसे रूसी, चीनी, फ्रांसीसी क्रांति। रूसी क्रांति हुई थी, चीनी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, ये सब क्रांतियाँ क्या थी? खूनी क्रांति थी, जिसमें लोगों का खून बहा था। ठीक है, जबकि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाला परिवर्तन औद्योगिक क्रांति, अहिंसात्मक क्रांति है। ठीक है, अब जो औद्योगिक क्रांति होती है क्या होती है? ये भी तो एक क्रांति है। क्या होता है इसमें? प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है हर एक सामान का, और लोगों का जीवन स्तर क्या होता है? सुधर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये क्रांति तो हुई, लेकिन अहिंसात्मक हुई, जो इसमें हिंसा नहीं हुई। ठीक है, ये विकास के लिए क्रांति हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? अबराज कहते हैं। कौन कहते हैं? अबराज साहब कहते हैं कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां किसके लिए हुई हैं? अधिकांश क्रांतियां किसके लिए हुई हैं? तो मौलिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य परंपरागत व्यवस्था से अपने आप को अलग करना, नए समाज का निर्माण करना है। क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि परंपरागत व्यवस्था जो चल रही है, खासतौर से वो जो व्यवस्था गड़बड़ है, खासतौर से वो व्यवस्था जो गड़बड़ है, जो हम पे अंग्रेज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बहुत शोषण कर रहे थे। हमारे धन को, जो है हमारे देश का धन जो अपने देश में लेके जा रहे थे, यहाँ पे अत्याचार करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। ठीक है, हम लोगों को नौकरी नहीं देते थे, हमारी जनता का एकदम बिल्कुल शोषण होता था। तो क्या था कि हम लोगों ने क्या किया कि परंपरागत व्यवस्थाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की, अपने आप को अलग करना और नए समाज का निर्माण करना है। ठीक है ना, ये कौन कहते हैं? एन अरेंट साहब कहते हैं। देखिए हर समाजशास्त्री का, दार्शनिक का विचारधारा एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, लेकिन किसी एक पर्सपेक्टिव में, किसी एक एंगल से, या किसी बहु एंगल से। ठीक है, लेकिन पूरा हर एक एंगल से किसी का नहीं सही हो सकता है, ये बात समझिए। इसीलिए हमारे अन्य समाजशास्त्रियों ने एक ही विषय पर अन्य विचारधाराओं को रखा है, और बिल्कुल सही रखा है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक विचारधारा पे एक स्टेटमेंट जो है
हर एंगल से सही नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है अपने अपने बात को हर एंगल से उन्होंने कहने की कोशिश की है। हर समाजशास्त्री ने अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को डिफाइन करने की, परिभाषित करने की कोशिश किया है। देखिए, क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत व्यवस्था से अपने आप को अलग करना और नए समाज का निर्माण करना, यही तो क्रांति है। कुछ नया नया परिवर्तन। अब आते हैं किस पे? अनुकूलन पे। अनुकूलन मतलब क्या होता है? एडाप्टेशन। अब देखिए, जैसे गर्मी आता है तो क्या करते हैं हम लोग? एकदम सूती कपड़ा पहनते हैं, हल्का कपड़ा। और ठंडी आती है तो क्या करते हैं? एकदम जो है ऊनी कपड़ा पहनते हैं। पहनते कि नहीं पहनते? यही तो एडाप्टेशन है, यही तो अनुकूलन है कि मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, ठीक है, अपने आप को बदल लेना। पेट खराब होता है तो क्या करते हैं? मूंग दाल की खिचड़ी खाते हैं, नहीं तो इसे ले कचौड़ी, ले पूड़ी, ले चाउमीन, ये सब दबाते हैं। तो कहने का मतलब क्या? अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं। जो अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, ठीक है, वही जो है समाज में या इस प्रकृति में क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है, अपना अस्तित्व बचा के रख सकता है। ठीक है, एक बार जान लीजिए, ठीक है, अस्तित्व बचा के रख सकता है। तो एडेप्टेशन की क्षमता आनी चाहिए। देखिए, जैसे एग्जाम नजदीक आता है, हम लोग क्या करते हैं? अरे दिन रात पढ़ाई चालू कर देते हैं, ठीक है तो क्या करते हैं? अडाप्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी जो है अच्छी तैयारी कर लें। देखिए, अब सुनिए, मैकवाइबर ने के अनुकूलन को सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया माना है। ठीक है, मैकवाइबर ने अनुकूलन क्या माना है? कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रमुख प्रक्रिया है। जो सामाजिक परिवर्तन में अपने आप को अनुकूलित नहीं करेगा, अनुकूलन में नहीं आएगा, वो क्या कर जाएगा? वो पीछे रह जाएगा। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुछ तथ्य अथवा व्यक्ति सदैव एक दूसरे से समायोजन करने के प्रयत्न करते हैं। ठीक है, समायोजन मतलब कि क्या करते हैं? कि एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? समायोजित करते हैं चीज़ों को। परिणाम स्वरूप परिवर्तन की यह प्रक्रिया अभियोजन एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं लोग? अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, देख लो उसी में हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर कर लो, मतलब क्या है? थोड़ा एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, परिवर्तन में समायोजन करते हैं, सात्मीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन करते हैं, और एक रूपता, कन्फर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखने को मिलती है किसमें? अनुकूलन में। आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन की प्रकृति दो प्रकार के परिवर्तन की ओर संकेत करती है। ठीक है, अनुकूलन की जो प्रकृति होती है, प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है? दो प्रकार के परिवर्तन की ओर संकेत करती है। पहला, व्यक्ति द्वारा अपने को परिस्थिति के अनुसार ढालना, बिल्कुल जो बता चुके हैं कि जैसी परिस्थिति है, गर्मी है तो गर्मी की तरह, ठंडा है तो ठंडा की तरह, और हिंसात्मक है तो हिंसात्मक की तरह, और शांति है तो शांति की तरह अपने आप को ढालना सीख लीजिए। यही क्या है? अनुकूलन है। परिस्थितियों अथवा पर्यावरण में अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना। ठीक है, पहले जो है कंपटीशन में इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं आते थे, इतने लोग पढ़ते भी नहीं थे, तो क्या था कि कम पढ़ोगे तो भी काम चल जाता था। जो हमारे चाचा दादा लोग होते थे, पापा लोग होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब इतना बेहतरीन कंपटीशन हो गया है कि भैया अच्छे से अच्छे जो पढ़े लोग हैं वो भी क्या हो जा रहे हैं? नकारे हो जा रहे हैं। एक और बात, अब इसके आगे 20 साल बाद क्या होगा अब वो जाने, ठीक है ना? तेरा क्या होगा रे कालिया वाला डायलॉग याद आ रहा है। ठीक है, तो अपना तो कुछ हद तक ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिए कि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो 20 साल बाद वालों का क्या होगा? ठीक है, वही वाला होगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि परिस्थिति अथवा पर्यावरण को अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन करिए, मतलब अपने अनुसार संशोधन करिए, मतलब क्या? अपने में सुधार लाइए, संशोधित करिए अपने आप को। ठीक है, जैसे संविधान में संशोधन होता है। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कौन कौन से कारक हैं जिससे हमारा समाज परिवर्तित होता है। इस पे अनेक समाजशास्त्रियों ने, अनेक विचारकों ने अपने अपने विचार को प्रस्तुत किया है, और उस विचारधारा को हम लोग पूरी अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है? दो भागों में वर्गीकृत किया है। कौन सा? चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत। ध्यान से देखिए कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया है, चक्रीय सिद्धांत के रूप में और रेखीय सिद्धांत के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकारों में से कौन से हैं? स्पेनलर है, टायनबी हैं, परेटो हैं, और सोरोकिन प्रमुख हैं। ठीक है, ये लोग क्या है? सिद्धांतकार हैं। जर्मन विद्वान ओसवाल्ड स्पेंगलर ने वर्ष 1918 में अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, क्या? द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तुत किया, चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। उनका मतलब कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? एक चक्र में चलता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और क्या कहते हैं?
जहाँ हम जहाँ जहाँ से हम आरंभ करते हैं कि और घूम फिर कर पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। मानव की सभ्यता एवं संस्कृति भी उत्थान तथा पतन, निर्माण एवं विनाश के चक्र से गुजरती है। यह भी मानव की तरह जन्म, विकास और मृत्यु की तरह प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए कहते हैं कि ये जो है सामाजिक परिवर्तन के ऐसे चक्रीय सिद्धांत में क्या है कि ये जो है एक चक्र में चलता है। ठीक है, जिस तरह मानव का विकास होता है, उत्थान होता है, पतन होता है, उसी तरह से जो है सभ्यता का, संस्कृति का भी क्या होता है, चक्र में चलता है। कभी उत्थान होता है, कभी विनाश होता है, कभी पतन होता है। इस तरह से इसका जो है चलता रहता है। ठीक है, ये है क्या, चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चक्रीय सिद्धांत है। ठीक है, कि चक्र में चलता रहता है, कभी विकास कभी विनाश, कभी पतन, इस तरह से जो है चलता रहता है। स्पेंगलर ने संसार की 8 प्रमुख सभ्यताओं का ऐतिहासिक अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि विकास और विनाश का क्रम लगभग सभी सभ्यताओं में समान रूप से विद्यमान रही है। ठीक है, ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है? अपने भी सब हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ है, विनाश हुआ है कि नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बाद आगे आए हैं। ठीक है, तो क्या है कहने का मतलब, इन्होंने 8 प्रमुख सभ्यताओं का इन्होंने क्या किया है, खोज, ऐतिहासिक अध्ययन करने के बाद पाया कि सबका विनाश और विकास हुआ है। ठीक है, अच्छा, सुरोकदिक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर, कौन से में, सोशल एंड कल्चर में, ठीक है, कौन लिखे हैं, सोरोकिन लिखे हैं, सोरोकिन लिखे हैं। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। उन्होंने क्या किया है कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को चक्रीय मानते हुए सरोकिन का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का कोई निश्चित दिशा नहीं होता। सरोकिन क्या चक्रीय, ये भी चक्रीय को मानते हैं और क्या कहते हैं कि कोई निश्चित दिशा इसका नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी निश्चित इसका दिशा नहीं होता है, ये चक्र में चलता है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया है। कभी जो है विनाश होगा, कभी विकास होगा, कभी पतन होगा, इस तरह से चलता रहेगा। जिसे संगीत, साहित्य, जीवन पद्धति, धर्म, कला, विज्ञान, राजनीति और इसी प्रकार के दूसरे सांस्कृतिक तत्वों में देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब इन तत्वों में, संगीत में, साहित्य, जीवन पद्धति, धर्म, कला, विज्ञान, राजनीति, इन सब चीज़ों में क्या देखा जा सकता है, उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ संस्कृति के उतार चढ़ाव की प्रकृति को समझने के लिए सरोकिन ने संस्कृत के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है, इंद्रिय परक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति। कहते हैं कि संस्कृत के उतार चढ़ाव की प्रकृति को समझने के लिए सरोकिन ने संस्कृत के 3 स्वरूप का किया है, इंद्रिय परक संस्कृति को किया है, ठीक है, विचारात्मक संस्कृति को किया है और आदर्शवादी संस्कृति को किया है। आगे बढ़ते हैं। सरोकिन के मतानुसार सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता है। ठीक है, तो देखिए घड़ी का पेंडुलम ये होता है। ठीक है, तो ये घड़ी का पेंडुलम है। ठीक है, अभी क्या है, हमेशा इसकी स्थिति जो है चेंज हो रही है, हमेशा स्थिति चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है, फिर इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। अच्छा, इसकी स्पीड भी कम हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, स्पीड सबसे बीच में स्पीड क्या होता है, सबसे अधिक होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता यहाँ पे और तेज, यहाँ पे धीरे धीरे फिर घटना शुरू होता है, फिर यहाँ पे जीरो हो जाता है, फिर यहाँ से बढ़ना चालू होता है, फिर यहाँ पे सबसे अधिक, फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, घटना चालू होता है। तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव घड़ी के पेंडुलम की भांति ही होती है। ठीक है, और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बीच होता है। 2 प्रमुख संस्कृतियों के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में ऐसी स्थिति होती है जिसे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्शात्मक संस्कृति का मतलब होता है कि आदर्श का मतलब क्या होता है कि लोग अपने आप को इनको आदर्श मानते हैं, मतलब वो वैसा ही आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि हम अब्दुल कलाम को आदर्श मानते हैं, मतलब क्या कि हम अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहते हैं, एक मेहनती, कर्मठ, ठीक है, देशभक्त। ठीक है, तो आदर्शात्मक की बात हो रही है, तो आदर्शात्मक मतलब क्या है कि जो बीच का हिस्सा होता है समाज का, वो क्या होता है, मतलब बीच की स्थिति होती है, हिस्सा बोल दी, स्थिति होती है, वो क्या होती है, आदर्शात्मक संस्कृति होती है। चलिए आगे आते हैं। अर्नाल्ड जे टाइनबी अंग्रेज इतिहासकार हैं। कौन है, अंग्रेज इतिहासकार हैं। अपनी पुस्तक ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को विनाशकारी चुनौती और उनके प्रत्युत्तर, ठीक है, के आधार पर स्पष्ट किया है। क्या लिखा है, देखिए, अंग्रेजी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को विनाशकारी चुनौती के अनेक प्रत्युत्तर के आधार पर स्पष्ट किया है। क्या किया है, देखिए,
विल्फ्रेडो परेटो, कौन है? विल्फ्रेड परेटो ने सामाजिक परिवर्तन को चक्रीय सिद्धांत, जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं, प्रतिपादन अपनी पुस्तक। देखिए परेटो ने क्या किया कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसे अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, ये क्या है कि ये जो अभिजात वर्ग मतलब क्या होता है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अभिजात मतलब क्या होता है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनका जो है क्या कहा है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है, ठीक है, का प्रतिपादन अपनी पुस्तक माइंड ऑफ सोसाइटी में किया है। किसमें किया है? माइंड ऑफ सोसाइटी बुक में किया है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए परेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक तीनों क्षेत्रों में किया है। किसमें किया है? परेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख राजनीतिक में, आर्थिक स्थिति में और आदर्शात्मक तीनों क्षेत्र में किया है। तो इस तरह से जो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में कौन कौन थे, स्पेंगलर थे, टाइनबी थे, परेटो थे, सरोकनी थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है सबके विचारों को पढ़ लिए हैं, ठीक है। हल्का हल्का सबके बारे में आपको आइडिया रखना है। इनका कहना था कि समाज जो है एक चक्र में चलता है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, और इन्होंने किसी ने आर्थिक स्थिति को अपना बनाया, और किसी ने समाज को बनाया, किसी ने कला, धर्म, कला, संस्कृति को बनाया। इस तरह से जो है अपने अपने हिसाब से इन्होंने क्या किया, चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं समाज के परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत पे। किस पे? समाज के परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत पे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। क्या कहते हैं? लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत में कांट है, कांट कहते हैं, कांट मत पढ़िएगा, मार्क्स हैं, वेबेलन है, स्पेंसर हैं और हाबहाउस है। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके थोड़े थोड़े विचारों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। इनके थोड़े थोड़े विचारों को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्क्स और वेबेलन क्या कहते हैं कि सिद्धांत रेखीय के साथ साथ प्राविधिक सिद्धांत है। क्या है? प्राविधिक सिद्धांत भी है, क्योंकि इन दोनों विद्वानों ने अपने विद्वानों ने उत्पादन की प्राविधिक तथा प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट किया है। कहते हैं इन्होंने क्या किया है कि रेखीय सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, किसको माना है? टेक्नोलॉजी को माना है, प्रौद्योगिकी को माना है, कि इसमें जो सुधार हुए हैं, इसमें जो परिवर्तन हुआ है, वो सामाजिक परिवर्तन का क्या है? मुख्य कारक है, ठीक है। कांट के विचार है कि मनुष्य का बौद्धिक विकास सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। देखिए अब कांट साहब क्या मानते हैं कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो जो है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। बिल्कुल, बुद्धि है तभी तो टेक्नोलॉजी भी है, बुद्धि लगाए तभी तो टेक्नोलॉजी आई, ऐसे तो है ना टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। तो यह बौद्धिक विकास के 3 निश्चित स्तर हैं। कौन सा? धार्मिक स्तर, तार्किक स्तर और वैज्ञानिक या प्रत्यपक्ष स्तर। देखिए धार्मिक स्तर, जब हम लोग धर्म में क्या करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तात्विक स्तर मतलब कि मेटाफिजिकल स्थिति में, भौतिकवाद में, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रत्यक्ष मतलब कि पॉजिटिव स्टेज, मतलब कि वैज्ञानिक स्तर का मतलब होता है जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उसमें, जब अपने बौद्धिक स्थिति का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब स्पेंसर साहब को पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेंसर साहब ने क्या कहा? स्पेंसर साहब ने सामाजिक परिवर्तन, देखिए हमें क्या जानना है कि जो जो हमारे विद्वान हैं ये किसके प्रतिपादक हैं, किस क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार को रखा है, रेखीय में रखा है कि चक्रीय में रखा है, पहली बात। और चक्रीय में रखा है चाहे रेखीय में रखा है, तो इन्होंने किस पॉइंट को क्या करने की कोशिश की है, उजागर करने की कोशिश की। अच्छा, अगर हमको याद करने की स्थिति होगी तो मैं क्या कहूँगा, मैं याद करूँगा कांट ने बौद्धिक विकास की बात की है, बस ऐसे याद करूँगा, ठीक है। कांट, देखिए कीवर्ड ऐसे पकड़ते हैं कि कांट साहब ने बौद्धिक विकास की बात, बौद्धिक विकास पे सामाजिक परिवर्तन की बात की है, बौद्धिक विकास पे, और उनके 3 स्तर हैं। उन्होंने धार्मिक पे बात की है, तात्विक पे बात की है, वैज्ञानिक पे बात की है। बस ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ना है, लेकिन बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। कंसेप्ट भी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जब याद करने की बारी आती है तो कीवर्ड्स को पकड़िए कि कीवर्ड क्या है, उसको पकड़ के आप एकदम उस पर अडिग रहिए। कैसे अडिग रह सकते हैं कि ज्ञान का संरक्षण किससे होता है? अभ्यास से होता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का सुरक्षा अभ्यास से होता है, गोली बंदूक और बारूद से नहीं होता है। ज्ञान की सुरक्षा अभ्यास से होता है। जब तक अभ्यास करेंगे तब तक ज्ञान आपके पास है, अभ्यास छोड़ते ही ज्ञान हो जाएगा छू मंतर, फिर बन जाएंगे आप गजनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन में जैविक कारकों के महत्व को स्पष्ट करने के लिए प्राकृतिक प्रजनन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन सा, किसका दिया है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का उन्होंने स्पेंसर ने किया है, ठीक है। कि
देखिए, अब इसको आगे और अच्छे समझते हैं। देखिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। प्राकृतिक प्रजनन के नियम के अनुसार प्रकृति योग्य प्राणियों को जीवित रहने के लिए छोड़ देती है तथा निर्बल प्राणियों को विलय कर देती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, थ्योरी पढ़े हैं ना, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्रू द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, वही इस प्रकृति में सर्वाइव कर पाएगा, वही अस्तित्व में रहेगा जो इस प्रकृति से, वातावरण से लड़ पाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी 1 लाख बहनें बैठेंगी। ठीक है, 1 लाख बहनें मान लीजिए परीक्षा में बैठी, एक बात कर रहे हैं, अब जितनी बैठेंगी ये तो आप लोगों को पता है, मैं इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग किस्म का हूँ, मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ कि पढ़ाना है, पर जब पढ़ेंगे अच्छे से तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, खैर अलग बात है। मान लीजिए 1 लाख बहनें हमारी परीक्षा में बैठ रही हैं। ठीक है, सीट जितनी भी है, जितनी भी सीट है, मान लीजिए कि सीट है, जितनी भी सीट है उसमें जो भी बहनें हमारी सेलेक्ट होंगी वो क्या होंगी, फिट हो गई। क्या हो गई, फिट हो गई, फिट हो गई। और बाकी बहनें क्या हो गई, अनफिट हो गई। तो फिटेस्ट थ्योरी क्या कर रहा है कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, वो आगे निकल जाएगा, वो पैसा कमाएगा, अपने बच्चों को अच्छे से देख रेख करेगा। और जो अनफिट होंगी क्या करेंगी, फिर लड़ेंगी। और जो अंत में जो बचेंगी, वो अनफिट बचेंगी, वो क्या होंगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, डिमोरलाइज हो जाएंगी, अन्य कामों में लग जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, विलय तो खत्म तो नहीं होंगे उनका जीवन, लेकिन कहने का मतलब जीवन कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि फिटेस्ट थ्योरी क्या होता है कि जो लड़ने की क्षमता रहता है वो आगे निकलता है, वो अस्तित्व में रहता है, और जो हार जाता है लड़ाई में वो क्या होता है, उसका विलय होता है, वो खत्म हो जाता है, वही है। ठीक है, वही फिटेस्ट थ्योरी है। देखिए निर्बल प्राणियों को क्या करती है, विलय कर देती है। कौन, प्रकृति। प्रकृति प्रवणन का यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में स्वतः क्रियाशील रहती है। हर समाज में क्रियाशील है, हर समाज में, हर क्षेत्र में आपको जो है संघर्ष करना पड़ता है, चाहे म्यूजिक का हो, क्रिकेट का हो, राजनीति हो, पढ़ाई लिखाई का हो, खेती बाड़ी का, हर चीज़ में आपको जो है एक संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष में केवल वही व्यक्ति जीवित रह पाते हैं जो अधिक शक्तिशाली और कुशल होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, कुशल बनाइए। ठीक है, समाज में अगर क्या रहना है, अच्छे तरीके से अपने वर्चस्व को बना के रखना है। वर्चस्व मतलब ये मत समझिए कि तनाशाह। क्या होता है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में वर्चस्व कब बनेगा, जब आपकी पढ़ाई क्या होगी, शक्तिशाली होगी, आप जो है उस क्षेत्र में कुशल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति, सांस्कृतिक प्रसाद का सिद्धांत। ठीक है, संस्कृति प्रसाद का सिद्धांत रैखिक परिवर्तन से संबंधित है। भी किससे संबंधित है, रैखिक परिवर्तन से संबंधित है। इस सिद्धांतकारों के मतानुसार सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों में एक विशेष समूह का दूसरे समूह पर सांस्कृतिक प्रभुत्व को देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है कि जो एक विशेष प्रकार का समूह होता है वो दूसरे समूह पर क्या करता है, सांस्कृतिक प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि एक धार्मिक समूह होता है, क्या करता है, एक धार्मिक समूह होता है, वो क्या करता है कि उसी धर्म के अन्य अन्य जातियों पे, अन्य अन्य जो है समूहों पे क्या करता है, अपने धार्मिक विचारों को थोपता है कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, ऐसे करेंगे तो यहाँ जाएंगे, वैसे करेंगे तो यहाँ जाएंगे। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो मतलब कि क्या करते हैं, उसका संचालन करते हैं, अपना प्रभुत्व का क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जो है कोई बुरा मानने की बात नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और एकदम हम लोग पढ़ाई को ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट मान के, जीवन मान के चल रहे हैं, जो लिखा है और जो रियली में है यही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं। जो समूह अपनी संस्कृति अधिक विकसित कर लेता है वह अन्य समूहों के विचारों, कार्यपद्धतियों और सामाजिक संगठनों को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित करता है, जैसे सुमेर, सिंधु तथा वैदिक सभ्यताएं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सभ्यताएं अपने आप को बहुत मजबूत बना लेती हैं वो क्या करती हैं, दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे इस समय अमेरिका, चाइना क्या है, मजबूत स्थिति में, तो क्या करते हैं, जिस जो है राष्ट्र को क्या करते हैं, जिस राष्ट्र पे बातचीत करते हैं वहाँ दबाव भी बनाते हैं, तो क्या होता है, दबाव को मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे इराक से तेल लेने के लिए मना किया था अमेरिका ने, किसको, इंडिया को, सॉरी हाँ इराक से। ठीक है, ईरान से गलती इराक निकल गया, ईरान से, तो इंडिया ने क्या किया, अपने आप को पीछे कर लिया, बैक कर लिया, नहीं लिया। ठीक है, कुछ दिन के लिए, अभी समय की स्थिति क्या है पता नहीं है। तो कहने का मतलब जो शक्तिशाली है वो तो देश की बात हो गई, लेकिन इस सभ्यता में भी है। अगर जिसका सभ्यता शक्तिशाली है वो क्या करता है, अपने आप को पावरफुल दिखाता है और दूसरे पे क्या करता है, अपने विचारों को, अपनी शक्ति को थोपता है। ठीक है, मार्क्स को पढ़ते हैं। मार्क्स बहुत ही समाजशास्त्र के माने जाने और दिग्गज खिलाड़ी हैं। मार्क्स ने उत्पादन की प्रविधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। कार्ल मार्क्स के देखिए मतानुसार, देखिए कांट हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है ना, सरोकिन हो गए, ये सब क्या है, अल्फ्रेड प्लेटो हो गए, ये सब क्या है, बहुत ही अच्छे विचारक माने जाते हैं
और इनको जो है बिल्कुल आप इनके विचारों को तो बिल्कुल याद कर लिए कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही बनेंगे। ठीक है, देखिए मार्क्स ने उत्पादन की प्रविधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। ठीक है, क्या किया है इन्होंने कि उत्पादन को इन्होंने माना है। किसको माना है? उत्पादन को माना है। ठीक है, उत्पादन को इन्होंने माना है और कहा है कि उत्पादन जो है क्या करता है, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। कार्ल मार्क्स ने मतानुसार सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारकों से जनित है। किससे? प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से और आर्थिक कारकों से, धन से सब जुड़ा हुआ है परिवर्तन। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, देखिए बिल्कुल हर विचारक किसी न किसी एंगल से इस बात को सच मतलब कि सच्चा क्या कहते हैं, प्रूफ करने की कोशिश की है। मतलब अपनी बातों को सच मनवाने की कोशिश की है और बिल्कुल सच सही बात है, हर एंगल से अपने अपने विचार को उन्होंने सही कहा है। ठीक है, मार्क्स के सिद्धांत के आर्थिक क्या कहते हैं, आर्थिक निर्णयवाद कहते हैं कि मतलब कि आर्थिक रूप से समाज चेंज हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं कि आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत कहा गया है। इकोनॉमिक्स डिटर्मिनिज कहा गया है। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी को सिद्धांत को मानते हैं। कौन? मार्क्स साहब की प्रौद्योगिकी से जो क्या हो रहा है, हमारा समाज चेंज हो रहा है। ठीक है, आर्थिक कारकों से चेंज हो रहा है, इसलिए क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ द सोशल चेंज। इसको क्या कहा गया है, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत कहा गया। किसके सिद्धांत को? मार्क्स साहब के सिद्धांत को। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार उत्पादन और प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल है, जब तक उत्पादन नहीं बढ़े थे हमारे देश के लोगों का क्या पेट भर रहा था? क्या हम इस इतने सुख सुविधाओं में जीवन जी रहे थे? नहीं जी रहे थे। तो ये कहते हैं कि मार्क्स साहब कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार क्या है? उत्पादन है, प्रौद्योगिकी है। जब तक प्रौद्योगिकी नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जब कभी भी उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन होता है तो हमारे आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। जब प्रौद्योगिकी में क्या होता है, चेंज होता है। देखिए जापान हो गया, चाइना हो गया, अपने प्रौद्योगिकी के दम पे ही क्या कर रहे हैं, विकास पे विकास किए जा रहे हैं। ठीक है, अपने प्रौद्योगिकी के दम पे उनका सामान जो है सस्ता से सस्ता और इतना बेहतरीन होता है कि मार्केट में अन्य कंट्रीज का जो है कोई भी प्रोडक्ट टिकता ही नहीं है। और इसलिए क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ फिटेस्ट लगा के जो है अन्य प्रोडक्ट को रिजेक्ट हो जाता है, उनका प्रोडक्ट जो है धड़ाधम बिकता जाता है। ठीक है, यह एक नई आर्थिक संरचना होती है। इसकी नींव का स्पर्श सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचना की निर्माण होता है। ठीक है, क्या है, सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण प्रौद्योगिकी होने वाला परिवर्तन क्या है? इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण क्या है? प्रौद्योगिकी होने वाला परिवर्तन है। देखिए उत्पादन के तरीके। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण क्या है? प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन को बताया है। सामाजिकरण में क्या होता है कि जो प्रौद्योगिकी में, जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है उसको बताया है कि इसके निम्नलिखित स्तर है। निम्नलिखित स्तर क्या है? देखिए उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, उत्पादन किस तरह से किया जाए, इसके तरीकों में परिवर्तन किया जाए। अगर पुराना तरीका हो गया है तो नए तरीकों को खोज किया जाए, एडवांस तरीकों को खोज किया जाए कि सस्ते से सस्ते तरीकों में क्या किया जाए, अच्छा से अच्छा और अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन निकाला जाए, उत्पादन निकाला जाए। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, कम से कम शक्ति का परिवर्तन करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन, अधिक से अधिक बेहतरीन प्रोडक्ट को निकाला जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, बिल्कुल आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, ऐसा संबंध बनाइए, ऐसा आर्थिक संबंध बनाइए जहां से हमें क्या मिले, अधिक से अधिक क्या मिले, बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक फायदा हो। सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन भी होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन तो खैर पढ़ ही रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स का विशेष ध्यान दीजिएगा। इन्होंने प्रौद्योगिकी पर सिद्धांत दिया है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सिद्धांत दिया है, इसको एकदम रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिद्धांत बना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जो है इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिद्धांत है। आजकल प्रौद्योगिकी के बिना, साइंस के बिना कुछ चलने वाला है जी? बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ये कोई बात माने या न माने। ठीक है, इससे इतिहास का भौतिक व्याख्या की, बताया कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के ही हुए हैं। ठीक है, उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की है और बताया है कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन की जो तरीका है उसमें परिवर्तन करके ही हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने बुक में बताया है, चाहे इतिहास की व्याख्या करके दिखाया है। ठीक है, मार्क्स के विचार में इतिहास का प्रत्येक युग
दो वर्गों में रहा है, किसमें? एक पूंजीपति वर्ग में, एक श्रमिक वर्ग में, ठीक है। मानव समाज इन दो वर्गों में संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि मानव जो है हमेशा दो वर्गों में विभाजित रहा है, किसमें? एक पूंजीपति वर्ग में और इसमें एक श्रमिक वर्ग में, और इन दोनों के बीच क्या होता है? हमेशा संघर्ष होता रहा है, ठीक है। अब बेबलन साहब को पढ़ते हैं। देखिए बेबलन का विचार है कि अब मार्क्स गए, मार्क्स साहब को छोड़ दिए, ठीक है। बेबलन साहब को पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाएं उत्तरदायी हैं। इनका सिद्धांत प्रौद्योगिकी निर्णयवाद और प्रौद्योगिकी निश्चयवादी। कहने का मतलब यह है कि ये भी प्रौद्योगिकी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी निर्णयवाद और प्रौद्योगिकी निश्चयवादी कहलाता है। क्या कहलाता है इनका सिद्धांत? कि प्रौद्योगिकी निर्णयवाद कहलाता है और प्रौद्योगिकी निश्चयवादी सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि बेबलन का विचार है कि मानव अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है? देखिए अब ये मेन पॉइंट है कि मानव अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी आदत में पढ़ाई नहीं है, आदत में पढ़ाई नहीं है, तो क्या आप सक्सेस होंगे? क्या 1 महीने पढ़ के सक्सेस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। आपकी आदत में पढ़ाई होनी चाहिए 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे डेली का, ठीक है। तभी आप जो है सक्सेस मिलेगी, आपकी सफलता मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में आदत जब बनाएंगे तभी क्या होगी? सफलता मिलेगी। और यह परिवर्तन भी तभी होगा आपके ज्ञान में, आपके वैल्यू में, जब आप आदत बनाएंगे, ठीक है। आदतों का निर्माण भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के अनुसार होता है। किसका होता है? आदतों का निर्माण कैसे होता है? भौतिक पर्यावरण, बाहरी पर्यावरण जो है, ठीक है, और प्रौद्योगिकी कैसा है उसके साथ होता है। आदतें ही समाज संस्थाओं का निर्माण करती हैं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ढांचे का। आदतें क्या करती हैं? सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करती है, ठीक है। और सामाजिक संस्थाएं क्या करती हैं? सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। सामाजिक संस्थाएं क्या करती हैं? सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। अतः जब प्रौद्योगिकी और भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो मानव की आदतों और संस्थाओं और सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। देखिए जब प्रौद्योगिकियों भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? मानव की आदतों, संस्थाओं और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई गांव है, ये गांव है, ठीक है, और यहाँ खूब बढ़िया स्कूल खुल गया। क्या हुआ? खूब बढ़िया बेहतरीन यूनिवर्सिटी खुल गई। तो कुछ ना कुछ जो है इन गांव के लड़कों पर भी इफेक्ट आएगा। अरे यहाँ पे तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी खुली है, हम लोग को भी क्या करना चाहिए? इसमें एडमिशन लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर ये गांव के लोगों को, जो दुकानदार होंगे, अरे चलो अब दुकान यहाँ लगाओ, इसके आसपास लगाओ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी खुली है, यहाँ पे हमारी बिक्री अच्छी होगी। चाय पानी की दुकान लगाओ, बिस्किट की दुकान लगाओ, समोसे चाय की दुकान लगाओ, ये सब की दुकान लगाओ, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये संस्था खुला है। क्या खुला है? ये संस्था खुला है। सामाजिक ढांचा चेंज हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? भौतिक पर्यावरण क्या हो रहा है? यहाँ के भौतिक पर्यावरण क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। तो इस तरह से जो है बेबलन साहब का कहना है। अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा एक चार्ट बना के दिया है। बेबलन के सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित क्रम है। कार्य को करने के लिए मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है, कार्य को करने की मूल प्रवृत्तियाँ। देखिए किसी भी काम को करने की मूल प्रवृत्ति कैसी है आपकी, ठीक है। चलिए एक हंसी मजाक में बोल देते हैं, कोई भी काम करने का पहला बाधक कौन है? तो है आलस, ठीक है। ये हंसी मजाक के लिए है इसे, ठीक है। कोई भी काम करने जाते हैं तो पहला बाधा आता है कि आलस। अरे यार बहुत गर्मी है, ठीक है, अरे शरीर आज दर्द कर रहा है, छोड़ो यार कल कर लेंगे, ठीक है। ये सब क्या आता है? आलस आता है। पहला काम का पहला बाधक, किसी भी काम का पहला बाधक, पहला काम नहीं, किसी भी काम का पहला बाधक क्या है? आलस है, ठीक है। खैर इसकी बात अलग हो गई। अब हम पढ़ते हैं बेबलन साहब के सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित क्रम पर। इस प्रकार है, इनका क्रम क्या है कि कार्य करने की मूल प्रवृत्ति, कार्य करने की मूल प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है, आपकी, ठीक है, मतलब कि आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं उस काम करने के। फिर नई प्रविधियों का आविष्कार, मतलब कि नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, किस तरीके की है, और उसमें नई टेक्नोलॉजी का क्या करिए? आविष्कार करिए। फिर भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करिए। उस टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करिए? वातावरण को, पर्यावरण क्या करिए? परिवर्तित करने की कोशिश करिए। अब देखिए उसके बाद क्या होगा? जब परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए हमने क्या कहा, जब यूनिवर्सिटी खोले थे तो क्या आया था? वहाँ के लोगों के आदतों में और विचारों में परिवर्तन होता कि नहीं होता? वहाँ के लोग सोचेंगे अरे भाई यहाँ तो यूनिवर्सिटी खुल गई है, चलो हमारे अपने बच्चों को पढ़ाओ यार, यहाँ के लोग जो है कितने अच्छे हैं, कितने पढ़ लिख यहाँ के बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे बगल गांव के बगल में एक नवोदय स्कूल खुला है, ठीक है। तो हमारे आसपास के गांव के लोग सभी नवोदय विद्यालय के बारे में जानते हैं। भले जो है 10-20 किलोमीटर दूर के लोग नहीं जानते होंगे नवोदय विद्यालय के बारे में, जो एकदम गाँव के निम्न मतलब कि जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ के अनपढ़ लोग भी उसके बारे में जानते हैं कि यार हमारा बच्चा भी इसमें हो जाता सेलेक्ट ना, तो इतना बढ़िया हो जाता है। यहाँ सब फ्री का है, 7 साल जो है खाना नहीं मिलता है, खाना 7 साल जो हमारे जो है बोझ खत्म हो जाता है और एक अच्छा शिक्षा मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आसपास
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ढांचा डेवलप होता है, ठीक है। जो भी भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन आता है उससे क्या होता है, समाज की आदतों में और विचारों में भी क्या होता है, सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है। आदतों में भी, आज जब आदतों में विचारों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए मैं कैसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक दिल्ली का आदमी है, ठीक है, एक दिल्ली का आदमी है, दिल्ली के लोग, भैया आदमी मत के लोग कहिए, दिल्ली के लोग हैं, और एक मान लीजिए कि गांव का, दिल्ली के गांव का नहीं, दिल्ली के गांव का तो कभी कभी दिल्ली जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ से दूर सबसे पूर्वी जिला मान लीजिए बलिया, यूपी का जिला बलिया, वहाँ का एक गांव का आदमी है, ठीक है, जो कम पढ़ा लिखा, कभी गांव घूमता है। इसके विचार में, इसके विचार में और इसके विचार में अंतर हो कि नहीं होगा, बिल्कुल अंतर हो। क्यों? क्योंकि वहाँ के भौतिक वातावरण क्या है, दिल्ली का अलग है, और बलिया का भौतिक, गांव का, बलिया के गांव का भौतिक वातावरण क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इनके विचारों में आज चेंज होगा, आदतों में चेंज होगा, उससे क्या होगा, सामाजिक ढांचा में भी चेंज होगा। ये हमेशा खेती के बारे में सोचेगा, बलिया का जो निम्न वर्ग का आदमी होगा, शिक्षित आदमी, वो खेती के बारे में सोचेगा। ये किसके बारे में सोचेगा, दिल्ली वाला। कम पढ़ा लिखा होगा तो क्या करेगा, अरे बिजनेस करते हैं यार, बिजनेस से बहुत फायदा, यहाँ यहाँ इतनी बिक्री है, वो है, देखो ये थोड़ा सा पान की दुकान करके इतनी बिल्डिंग खड़ा कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि वहाँ बिक्री दिल्ली में है, पूरा धन जो है दिल्ली में जाता है, तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं दिल्ली जाते हैं, जाके बसते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, भौतिक वातावरण बदलने से आदतों में परिवर्तन हो रहा है, आदतों में परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेवलेन का कथन है कि मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है, और उसी प्रकार सोचना और अनुभव करना शुरू कर देता है, ठीक है। काम के हिसाब से क्या होता है, वैसा वो बन जाता है और वैसा ही सोचना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी काम को करके देखिए, आपकी जो है उसमें दिमाग लगना चालू हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगा, और आप उसी प्रकार से सोचना चालू कर देंगे। अभी पढ़ाई छोड़ के कोई अन्य काम करिए, देखिए लगेगा यार यहाँ पे ये गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पे ये गड़बड़ी हो रही है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लग रहा है यार हाँ ये वाला जो है, अगर ढंग से कर रहे हैं तब यहाँ पे ये टॉपिक गड़बड़ हो रहा है, चाहे ठीक है, या सर जी यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे सर जी यहाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं, इस पॉइंट को बहुत सर जी हमने एकदम क्लियर कर दिए, ठीक है। तो आप जिस भी काम को करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उस हिसाब से आप बन जाते हैं, वैसे आप दिमाग लगाना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग की प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है। चलिए, वेवलेन ने प्रौद्योगिकी कारकों तथा अन्य प्रविधियों के उपयोग के को ही सामाजिक परिवर्तन का मौलिक स्रोत माना है। क्या माना है कि प्रौद्योगिकी कारकों, टेक्नोलॉजी को, अन्य प्रविधियां जो डेवलप हो रही हैं, उसी को सामाजिक परिवर्तन का मौलिक स्रोत माना है। इस संबंध में मैकवाइबर का कहना है कि कुल मिलाकर वेवलेन को एक प्रौद्योगिकी निश्चयवादी माना जाना जा सकता है। मतलब कि इसमें जो है मैकवाइबर साहब कहते हैं कि जिस तरह से वेवलेन साहब ने अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की, उनको कह सकते हैं कि जो है ये प्रौद्योगिकी निश्चयवादी है, मतलब प्रौद्योगिकी को निश्चित मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अन्य सिद्धांत भी हैं, कुछ अन्य हमारे विद्वान जो हैं वो दिए हैं, किससे, चक्रीय और रेखीय से हटके, ठीक है। माल्थस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्या किया है, जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में होगी तो क्या होगी, सामाजिक परिवर्तन होगा। उनके अनुसार मानव समाज में खाद्य पदार्थों का उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से होती है, ठीक है। कहते हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन उस हिसाब से जो है खाद्य पदार्थ नहीं बढ़ पाता, उत्पादन नहीं बढ़ पाता। सैडलर ने भी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का समर्थन किया। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि माल्थस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्न में से किसको जो है आधार माना है। तो एक आ जाएगा आपका प्रौद्योगिकी, एक आ जाएगा जनसंख्या, एक आ जाएगा संस्कृति, एक आ जाएगा कला। तो आपको माल्थस के हिसाब से मारना तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आपको कीवर्ड पकड़ने हैं, विचारकों के नाम से जो है हिसाब से कीवर्ड पकड़ने। ये कब होगा, जब आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे, उसका एक शार्ट नोट्स बनाएंगे, तभी जो है मामला क्लियर होगा, और बार बार रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभ्यास करें। मैं आपको बिल्कुल धोखे में रख ही नहीं सकता, आप हम पे भरोसा करके आ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल धोखे में रख ही नहीं सकता, क्योंकि धोखा दूंगा तो मैं गुरु हूँ, ठीक है, मैं गुरु हूँ, मुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैं वही चीज़ बताता हूँ बेटा, सॉरी बेटा निकल गया बहन, जो आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल जरूरी है, किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थॉमस के सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्मीकरण को उत्तरदायी मानते हैं, ठीक है। थॉमस जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों, थॉमस आप क्या मानते हैं कि विभिन्न संस्कृतियां हैं के मिश्रण एवं सात्मीकरण को ये उत्तरदायी मानते हैं। मैकवेबर साहब क्या मानते हैं, अपनी कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द
स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं। कौन? मैक वेबर साहब। ठीक है, चलिए, तो मैक वेबर साहब किसको मानते हैं सामाजिक परिवर्तन कारण? तो मैक वेबर साहब जो है सामाजिक परिवर्तन कारण किसको मानते हैं? धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? धर्म को मानते हैं। चलिए, आगबर्न साहब को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? आगबर्न साहब को, कि सोशल चेंज 1922 में परिवर्तन की सांस्कृतिक विलंबना, किसको? सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, जबकि अभौतिक संस्कृति क्या होती है? पीछे रह जाती है। ठीक है, इनका मानना है क्या? कि जो भौतिक संस्कृति होगी वो क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। जो अभौतिक संस्कृति होगी वो पीछे रह जाएगी। भौतिक मतलब क्या? जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भौतिक मतलब क्या? कि जो आपके विचार हैं। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो भौतिक मतलब क्या हो गया? हार्डवेयर। और ये क्या है? अभौतिक मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, उनका कहना है कि भौतिक चीज़ जो है आगे बढ़ जाती है, अभौतिक चीज़ जो है क्या रह जाती है? पीछे रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा इन पॉइंटों से कि जो भी हमारे विचारकों ने बताई है अपनी बातों को, ठीक है, जो भी हमारे विचारकों ने अपनी बातों को बताया है वो क्या है? बताया है वो इन बिंदुओं पर क्लियर किया है। तो सबका बिंदु क्या है? अलग अलग है। सबका पॉइंट क्या है? अलग है। सबका एंगल क्या है? अलग है। किसको? सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत देने के तरीके में। ठीक है, कि हम उन्होंने किसी एक पॉइंट को पकड़ा है, किसी ने एक पॉइंट को पकड़ा है। ठीक है, लेकिन उससे मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए देखिए बनो, ये जो है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करिए जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, उस पर भी कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कहिए कि हाँ अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ यार हमारे साथ जो है इतने लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे मिशन के साथ। तो कृपया करके इसे काम करिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन के कारक भौतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक कारक। बिल्कुल है, भौगोलिक कारक है, उससे जो सामाजिक परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिकी कारक, मार्क्स आपको पढ़ लिए प्रौद्योगिकी कारक। आर्थिक कारक, मार्क्स आपको पढ़ लिए आर्थिक कारक होता है। सांस्कृतिक और विचारिक कारक, ठीक है, संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि संस्कृति और विचारक अभी पढ़े हैं। ठीक है, अभी हाल ही में पढ़े हैं। किसको पढ़े हैं बताइए? कि जो आगबर्न साहब हैं वो संस्कृति कारक को बताए हैं। ठीक है, अच्छा, जैविक कारक होता है, बिल्कुल चक्रीय में पढ़े हैं। जनसंख्या सिद्धांत पढ़े हैं। जनसंख्या सिद्धांत को किसने दिया था अभी? तो माल्था साहब दिए थे। जनसंख्या गति बढ़ेगी तो राजनीतिक और सैनिक गति, सैनिक कारक भी पढ़े हैं। मनोविज्ञान कारक भी पढ़े हैं। महान व्यक्तियों की भूमिका पढ़े, नेताओं वाला नहीं पढ़े थे हम लोग, जो लीडर जिसके मुख्य कारक होते हैं। तो इस तरह से जो है आज का सेशन हम लोग करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।